नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चले जाते हैं आज की खबरों के बारे में। खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। राजधानी रांची के प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज रिम्स के पीजी हॉस्टल नंबर 4 के तीसरे मंजिले से पीजी द्वितीय वर्ष के छात्र डॉक्टर आकाश और उनकी महिला मित्र पल्लवी ने कूदकर अपनी जान देने की कोशिश की, जिसमें डॉक्टर आकाश की मृत्यु हो गई और उनकी महिला साथी गंभीर अवस्था में रिम्स में एडमिट है। रिम्स के मीडिया प्रभारी डॉक्टर राजीव रंजन ने जानकारी दी कि ये बीते रात 10:30 बजे लगभग की घटना है। डॉक्टर आकाश रिम्स पीजी द्वितीय वर्ष के ऑटोनॉमी का छात्र था और उनकी महिला मित्र ना तो रिम्स की कोई स्टूडेंट है और ना ही कोई कर्मचारी। और बॉयज हॉस्टल में कैसे आई ये भी जांच का विषय है। इसकी रिपोर्ट बरियातू थाने में दर्ज कर दी गई है। बाकी तथ्य जांच के बाद सामने आएंगे। एक दुखद घटनाक्रम हुआ है। तकरीबन रात 10:30 बजे के आसपास की घटना है और हॉस्टल नंबर 4 यहाँ पे जो है बॉयज हॉस्टल, उसमें यहाँ के सेकेंड ईयर पीजी हैं ऑर्थोपेडिक के। वो और उनकी महिला मित्र दोनों छत से कूदे या गिरे, किस तरीके से अभी चीज़ें जो कि क्लियर नहीं है। इस बारे में पुलिस की जांच चल रही है, मगर उसके पश्चात जैसे ही ये वहाँ के सुरक्षा गार्ड और बाकी स्टूडेंट्स को पता चला जो वहाँ रहते हैं, वो उनको ले गए वहाँ पे सेंट्रल इमरजेंसी में। तत्काल उनका उपचार शुरू किया गया और तकरीबन 1.5-2 घंटे तक उन्होंने जो है उनका उपचार किया गया, मगर वो रिवाइव नहीं कर सके। जो डॉक्टर आकाश है वो रिवाइव नहीं कर सके। उनकी जो उनके साथ जो महिला मित्र थी उनकी वो अभी खतरे से बाहर है। उनको जो चोट आई है वो कंधे में है और अदरवाइज़ अभी वो जो है किसी तरीके से उनको ऐसी चोट नहीं पता चल रही है कि उनको कोई जान कर दिया। अभी ये सब चीज़ें जो है मुझे लगता है जांच चल रही है कि क्या चीज़ें हैं। वो भी होश में आएंगी तो अपना बयान दे पाएंगी। घटनाक्रम भी मुझे लगता है वो ज़्यादा मजिस्ट्रेट के सामने उनका बयान होगा। तो वो रिम्स के स्टूडेंट नहीं है, रिम्स से अदरवाइज़ भी कहीं से कहीं वो कनेक्टेड नहीं है, ना तो यहाँ पे किसी जॉब में है ना ही पढ़ाई कर रहे हैं। इधर चक्रधरपुर रेल मंडल के बंडामुंडा में हाथियों का झुंड आ जाने से चक्रधरपुर रेल मंडल में 9 घंटे से ज्यादा ट्रेनों का परिचालन ठप पड़ गया। जानकारी के मुताबिक 23 हाथियों का झुंड रात 8 बजे बंडामुंडा रेलवे स्टेशन के पास रेल पटरी और आसपास खड़े हो गए, जिसके कारण रेलवे ने ट्रेनों का परिचालन रात में रोक दिया। रेल मंडल के विभिन्न स्टेशनों में ट्रेन खड़ी रह गई। जिन ट्रेनों को रोका गया उनमें धनबाद एलपी एक्सप्रेस, हटिया बेंगलुरु एक्सप्रेस, गीतांजलि सुपरफास्ट एक्सप्रेस, पुरी राउरकेला एक्सप्रेस, दरभंगा सिकंदराबाद एक्सप्रेस, ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस, समलेश्वरी एक्सप्रेस, भुवनेश्वर राउरकेला इंटरसिटी एक्सप्रेस, टाटा बिलासपुर एक्सप्रेस, मुंबई एलटीटी कर्मभूमि एक्सप्रेस, शालीमार कुर्ला एक्सप्रेस, हटिया राउरकेला पैसेंजर स्पेशल, टाटा राउरकेला मेमू स्पेशल, हावड़ा पुणे आजाद हिंद एक्सप्रेस, हैदराबाद रक्सौल स्पेशल शामिल है। ये सभी ट्रेनें चक्रधरपुर रेल मंडल के विभिन्न सेक्शन में कंट्रोल कर रोक दी गई थी। मुंबई हावड़ा मुख्य रेल मार्ग पर चक्रधरपुर रेल मंडल के झारसुगुड़ा से लेकर टाटानगर स्टेशन तक विभिन्न स्टेशनों में ये सारी ट्रेनें रात भर खड़ी रह गई। सुबह 5 बजे जब सूर्य का उजाला मिला तो ट्रेनों का परिचालन शुरू किया गया। मालूम रहे कि एक हफ्ते पहले इसी जगह हाथियों के झुंड को मालगाड़ी ने टक्कर मार दी थी, जिसमें एक हाथी के बच्चे की मौत हो गई थी, जबकि एक घायल हो गया था। वन विभाग के द्वारा घायल हाथी के बच्चे को इलाज के लिए नंदन कानन चिड़ियाघर ले जाया गया है। बताया जा रहा है कि हाथी के झुंड लापता हाथी के बच्चों को तलाश रही है। यही वजह है कि झुंड वापस वहीं लौट आया जहां एक हफ्ते पहले हादसे में हाथी के बच्चे हाथ हुए थे। अब फिर से उसी जगह हाथी के आ जाने से आसपास के ग्रामीण भी परेशान हैं। मौके पर वन विभाग की टीम मौजूद है और हाथियों को भगाने का प्रयास रात भर करती रही, लेकिन सुबह होने के बाद ही हाथी जंगल की ओर गए, जिसके बाद ट्रेन परिचालन 9 घंटे बाद बहाल हो पाया।
और राजधानी रांची के राज्य कार्यालय सभागार में झारखंड राज्य प्रभारी कामरेड रामकृष्ण पांडा एवं राज्य कार्यकारी के नेतागण ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। झारखंड प्रभारी ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य में बीजेपी किसी भी तरह सत्ता में आने के लिए काम कर रही है। बीजेपी देश को तोड़ने में लगी है। देश में निरंतर बेरोजगारी और महंगाई बढ़ रहा है। दलित आदिवासी महिलाओं के बीच अत्याचार बढ़ा है। देश की हालत अच्छी नहीं है। कॉरपोरेट के लोगों से भारतीय जनता पार्टी के लोग पैसे लेकर उनके लिए ही काम कर रहे हैं। कभी भी किसी के लिए द्वार बंद किया नहीं जाता। अभी इलेक्शन का माहौल बन चुका है और नॉमिनेशन का प्रोसेस भी पहला चरण के लिए शुरू हो गया। हमारा पार्टी का बैठक कल हुई और हमने झारखंड का जो राजनीतिक स्थिति है उसको चर्चा किया। झारखंड में बीजेपी किसी भी तरह सत्ता में आने के लिए इंतजार कर रहा है, काम कर रहा है। पूरे देश भर में हम देख रहे हैं कि बीजेपी इस देश को तोड़ रहा है और देश को पीछे लेके जा रहा है। देश में बेरोजगारी बढ़ रहा है। 50 दशक के अंदर बेरोजगारी सबसे ज़्यादा आज का दिन में है। महंगाई आकाश छू रहा है। पेट्रोल और डीजल का दाम, पेट्रोलियम का प्रोडक्ट का दाम जब इंटरनेशनल मार्केट में घट रहा है तो हमारा देश में पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ रहा है। इस देश में माइनॉरिटी का ऊपर, दलितों का ऊपर, आदिवासियों का ऊपर, महिलाओं के ऊपर इन दिनों में अत्याचार बढ़ा है। देश का इकोनॉमी नीचे जा रहा है, जीडीपी नीचे जा रहा है। देश का रुपया अमेरिका का डॉलर का सामने झुक गया है। पिछले दिनों चक्रधरपुर रेल मंडल के बंडामुंडा में एक रेलकर्मी के क्वार्टर में हुई डकैती को लेकर सोमवार को महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा। महिलाओं ने बंडामुंडा में इंजीनियरिंग विभाग के IOW कार्यालय और RPF थाना पोस्ट का घेराव कर दिया और जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। डीजल कॉलोनी के सैकड़ों महिलाओं ने सोमवार सुबह करीब 9:30 बजे बंडामुंडा IOW कार्यालय का घेराव किया। घेराव के दौरान महिलाओं ने अपने कॉलोनी में मौलिक सुविधा के साथ साथ सुरक्षा व्यवस्था की मांग करते हुए हल्ला बोलकर प्रदर्शन किया। इसके बाद IOW अधिकारी को एक मांग पत्र सौंपा। इस मांग पत्र में बंडामुंडा के रेलवे कॉलोनी में मौजूद झाड़ियों की जल्द से जल्द कटाई करने, जर्जर रेलवे क्वार्टर की मरम्मत कर उसे दुरुस्त करने, क्वार्टर में लगे जर्जर खिड़की और दरवाजों को बदलने और सड़कों पर लगे सभी स्ट्रीट लाइट को दुरुस्त कर कॉलोनी के सड़क मार्ग को रात के अंधेरे में रोशन करने की मांग रखी। इस दौरान महिलाओं ने बताया कि जिन परिस्थितियों में रेल कर्मचारियों के घर में चोरी डकैती सहित अन्य अपराध हो रहे हैं, उस पर गौर फरमाने से एक चीज साफ जाहिर होती है कि बंडामुंडा रेलवे कॉलोनी में रेल कर्मचारी एवं उनके परिवार के लोग बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं हैं। खासकर महिला और बच्चों की बात करें तो वे लोग डरे सहमे रेलवे क्वार्टर में दुबक कर रहने को मजबूर हैं। आलम यह है कि शाम ढलते ही महिला और बच्चे खुद को क्वार्टर में कैद कर ले रहे हैं। बच्चों के लिए ट्यूशन जाना या महिलाओं के लिए बाजार आदि आवागमन करना मुश्किल हो गया है। अगर कोई रेल कर्मचारी घूमने या किसी अन्य कार्य के लिए गांव या शहर से बाहर जाते हैं तो उन्हें हमेशा ये चिंता सताने लगती है कि वापस लौटने पर उनके घर पर रखे बेशकीमती सामान सही सलामत क्वार्टर में मौजूद रहेंगे या नहीं। इसको लेकर महिलाओं ने बंडामुंडा RPF कार्यालय का भी घेराव किया। साथ ही उन्हें भी एक मांग पत्र सौंपा। कॉलोनी में बढ़ते अपराध पर नियंत्रण करने की मांग की। उल्लेखनीय है कि रेल नगरी बंडामुंडा मुख्य मार्ग पर खुलेआम दिन दहाड़े अवैध रूप से कोयले और स्क्रैप की ढुलाई होती है। इस तरह के गोरख धंधे क्षेत्र में बंद होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। सीधे तौर पर कहा जाए तो बंडामुंडा में रेलवे यार्ड से जुड़े अपराध और अपराधियों पर जिला प्रशासन एवं पुलिस के साथ साथ रेलवे की सुरक्षा एजेंसी RPF जब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं करती है तब तक बंडामुंडा में चोरी डकैती सहित अन्य अपराधों पर काबू पाना असंभव माना जा रहा है।
यही वजह है कि बंडा मुंडा में लगातार बढ़ रहे अपराध से परेशान होकर रेल कर्मी और उनके परिजनों ने रेलवे के जीएम, डीआरएम समेत रेल मंत्री से ये मांग की है कि बंडा मुंडा में रेलवे यार्ड से जुड़े अपराध को जल्द से जल्द खत्म किया जाए। कॉलोनी से निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो, सभी शराबियों को हमारे कॉलोनी से बाहर निकालो, बाहर निकालो। बच्चा काम करके जा रहे क्राइम बहुत बढ़ चुका है आज के डेट में, और हमारे आसपास में भी हम लोग दिन दहाड़े देखते हैं कि वहाँ पर जो हमारे ग्राउंड है वहाँ पर सब लड़का लोग, सब अनजाने लड़का लोग सब उपस्थित होते हैं, जब ड्रिंक वगैरह करते हैं। हम लोग सब वॉक करते थे, यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं हैं जो सुबह सुबह वॉक करती थी, शाम में वॉक करती, सारे हम लोग सब कुछ छोड़ चुके हैं इसी दहशत में, पता नहीं कब क्या होगा। और मतलब हम लोग का जो क्वार्टर सब जो टूटा हुआ है उसका भी हम लोग मतलब फिर से अच्छे से जो पूरी तरह जो जर्जर उसे गिरा के फिर से अच्छे से बनाया जाए, हमारी बाउंड्री को सेफ्टी किया जाए, गेट वगैरह, खिड़की सब मतलब बहुत ज़्यादा वो दिमाग खाया हुआ है सब कुछ। एक बार कोई मारेगा ना तो गिर जाएगा, ये हाल है हमारे क्वार्टर्स का। दीवारों में दरार पड़ी हुई है और हम लोग यहाँ पे अक्सर यहाँ पे आके IOW हम लोग कंप्लेन करते हैं, लेकिन हमारे कंप्लेन को सुना नहीं जाते। बहुत दिनों के बाद कोई भी मतलब कार्रवाई की जाती है। तो ये हम लोग चाहते हैं कि अगर कोई भी अपने मतलब किसी भी तरह का कोई कंप्लेन लेके यहाँ आते हैं तो जल्द से जल्द उसकी सुनवाई हो और जल्द से जल्द उस पर कार्रवाई हो। और सबसे पहली हमारी मांग है कि हमारी सुरक्षा को बढ़ाया जाए, किसी भी तरह से हमें सुरक्षा चाहिए। हम लोग क्वार्टर अच्छे से नहीं बना हुआ है, पेड़ पौधा बहुत बड़ा हो गया है, इसलिए IOW ऑफिस जा रहे हैं, पेड़ पौधा कटवाएगा। कंप्लेन करवाते हैं तो कंप्लेन देखने आता है और उसके बाद दोबारा आता नहीं है बनाने वो, इसीलिए हम लोग जा रहे हैं IOW ऑफिस कंप्लेन करने के लिए। और चोरी हो रहा है, हम लोग को डर लगता है, रात में निकलने में डर लगता है हम लोग को। हम लोग हस्बैंड ड्यूटी जाते हैं, रात में डर लगता है हम लोग को, अकेले रहते हैं, इसीलिए हम लोग को जा रहे हैं IOW ऑफिस की थोड़ा गाछ कटवाने, पेड़ कटवा। इधर जमशेदपुर में करवा चौथ का पर्व पूरे धूमधाम और आस्था के साथ मनाया गया। बदलते समय के साथ त्योहार को मनाने के तरीके जरूर बदल गए हैं, लेकिन लोगों की आस्था में कोई कमी नहीं आई है। शहर के विभिन्न हिस्सों में महिलाओं ने समूह में इकट्ठा होकर मंदिरों में पूजा अर्चना की और देवी मंदिरों में अपने पति की दीर्घायु और मंगल कामना के लिए प्रार्थना की। पूरे दिन निर्जला व्रत रखने के बाद महिलाएं रात को चांद का इंतजार करती रहीं और जैसे ही चांद की एक झलक मिली, उन्होंने अपने पति के हाथों से जल पीकर व्रत तोड़ा। पुरानी मान्यताओं के अनुसार सुहागिन महिलाएं पहले चंद्रमा को देखती हैं और फिर अपने पति की एक झलक लेकर व्रत को समाप्त करती हैं। जमशेदपुर में भी यही परंपरा निभाई गई, जहां महिलाओं ने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया और कथा सुनकर व्रत की पवित्रता को बनाए रखा। तेरी ना तुम चरखना तेरी पति की बढ़ती रहे और मैं सुहागा नहीं मरे, ऐसे हरी भरी ही जाऊं भगवान के घर भी। करवा चौथ पति की लंबी उम्र के लिए, आपकी लंबी उम्र के लिए मनाया जाता है और हर साल सुहागन औरतें इसे बहुत प्यार से अपने पति के लिए लंबी आयुष्य के लिए मनाती हैं। इसमें सबसे पहले सुबह उठ के सरगी की जाती है, जो हमें बड़ों से मिलती है, अपनी सासू माँ से मिलती है। उसमें मेवे, मिठाइयाँ ये सब खाकर हम अपना व्रत शुरू करते हैं। उसके बाद सारे दिन निर्जला उपवास रखते हैं और शाम को चांद देखने के बाद, पति का चेहरा देखने के बाद हम व्रत अपना खोलते हैं। से चालू हुई है ये एक परंपरा, और हम सरगी खाते हैं सुबह उठकर, उसके बाद हम अपना आराम रेस्ट करते हैं, उसके बाद हम अपने अच्छे से सजते हैं, समझते हैं अपने पति के लिए, उनके लिए व्रत रखा जाता है और रात को चांद देखकर अपना व्रत तोड़ते हैं। ये हम हमारे परिवार में सब करते हैं और उसे अच्छा लगता है कि हम सब इकट्ठे होकर एक जगह हम थाली बटाते हैं, बेद देते हैं, करते हैं, बड़ों को आशीर्वाद लेते हैं। आज भगवान से क्या मांगते हैं? हम भगवान से यही मांगते हैं कि सबके पति की आयु बढ़े और सबकी सुहागन जब तक वो जिंदगी रहे तब तक सुहागन रहे। वहीं जामताड़ा से बीजेपी की प्रत्याशी बनी शिबू सोरेन परिवार की बड़ी बहू सीता सोरेन ने रांची स्थित आवास में संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से राज्य की वर्तमान सरकार पर जमकर निशाना साधा।
मुख्यमंत्री मैया सम्मान निधि योजना के बाबत उन्होंने कहा कि ऐसी योजना शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहन के नाम से मध्य प्रदेश में काफी पहले ही चलाया था। सीता सोरेन ने योजना शुरू करने के समय पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि चुनाव से पहले इस योजना की शुरुआत कई सवाल खड़े करती है। सीता सोरेन ने जामताड़ा से खुद को बीजेपी का प्रत्याशी बनाए जाने पर भाजपा के केंद्रीय नेताओं का धन्यवाद किया और कहा कि उनके लिए गौरव की बात है कि राज्य सरकार के मंत्री के खिलाफ उन्हें जनता के बीच जाने का मौका मिल रहा है। सरना धर्मकोड पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि इस मामले में राज्य सरकार ने सिर्फ खाना पूर्ति की है, विधानसभा से प्रस्ताव पास कर केंद्र को भेज दिया और चुपचाप बैठ गई। ये बताता है कि हेमंत सरकार सरना धर्मकोड को लेकर गंभीर नहीं है। बीजेपी में परिवारवाद का बचाव करते हुए उन्होंने कहा कि खुद मेरी बेटी को टिकट नहीं मिला, जो बताता है कि पार्टी में परिवारवाद नहीं है। देखिए, कोई किसी को फंसाता नहीं है। हमको भारतीय जनता पार्टी में आकर के बहुत सम्मान मिला है। हार जीत किसकी नहीं होती, एक हारता है एक जीतता है। तो कोई हारता है इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो बार बार हारते रहेंगे। जनता पब्लिक मेरे ऊपर आप बहुत बड़ा विश्वास रखे हैं, क्योंकि जामताड़ा जैसे जहाँ से वो मंत्री बने हैं, क्या विकास हुआ है वहाँ से इतना कॉल आता है। जो जल नल योजना है, अब ये सरकार ने जनता से जो पानी को भी छीन के रखी। पानी की जो योजनाएं हैं, कई बार हमको वहां से कॉल आता है कि कई जगह पर पानी नहीं है, तो आप पानी ही नहीं पिला सकते हैं, तो ऐसे सरकार का क्या काम है। तो क्या विकास हुआ है? विकास नाम का कोई चीज नहीं है। अब भारी बदलाव होना चाहिए, पूरा जामताड़ा ही नहीं सभी विधानसभा में बदलाव होनी चाहिए। तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमारे झारखंड के लोगों ने एक बहुत उम्मीद की नजरों से देख रहे हैं। इस सरकार से तो पूरा तरह से मन हट चुका है। तो भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनेगी तो सभी तरह का विकास का काम होगा और यहाँ के जनता, जो यहाँ के युवा वर्ग है, महिला वर्ग है, सबको लेकर के हम लोग चलने के लिए तैयार हैं। हमारी सरकार इधर शिवशंकर सिंह के समर्थन में हजारों की संख्या में जमशेदपुर पूर्वी की जनता गोलबंद हुई। साथ ही सभी ने परिवारवाद के विरोध में भी जमकर नारे लगाए। भाजपा नेता सह सामाजिक कार्यकर्ता शिवशंकर सिंह के कार्यालय में आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक में हजारों की संख्या में जमशेदपुर पूर्वी की जनता एकत्रित हुई थी। इस बैठक में आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव हेतु भारतीय जनता पार्टी द्वारा घोषित उम्मीदवारों की सूची में समर्पित पार्टी कार्यकर्ताओं के स्थान पर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री एवं उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास की बहू पूर्णिमा दास के नाम होने के खिलाफ कार्यकर्ताओं में भारी असंतोष और आक्रोश देखने को मिला। सभी ने एक स्वर में पूर्णिमा दास के चुनाव लड़ने का विरोध किया। सामाजिक कार्यकर्ता शिवशंकर सिंह का साथ देने की बात कही। बातचीत के दौरान शिवशंकर सिंह ने कहा कि एक और भारतीय जनता पार्टी कई मौकों पर देश के अन्य राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय पार्टियों के खिलाफ परिवारवाद पर हमलावर रहती है, दूसरी ओर समर्पित कार्यकर्ताओं को दरकिनार कर परिवार से ही ऐसे लोगों को टिकट देकर चुनाव लड़वाती है जिनका पार्टी या जन सरोकार से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। इसलिए आज मैंने नहीं बल्कि टिकट बंटवारे से आहत जमशेदपुर पूर्वी की सम्मानीय जनता ने यह फैसला किया है कि वे सोमवार को नामांकन के लिए पर्चा खरीदेंगे और इस विषय पर विस्तृत जानकारी कल एक प्रेस वार्ता कर दी जाएगी। मौके पर मौजूद लोगों ने शिवशंकर सिंह के समर्थन में नारे लगाए और विधानसभा चुनाव में तन मन धन से सहयोग करने तथा ऐतिहासिक जीत दिलाने में दिन रात एक कर देने की बात कही। मैं आग्रह करूंगा मनोज मुखी जी से कि वे भी अपने वक्तव्य के साथ लोगों सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं का हम सभी लोग उनके जो भी लिस्ट जारी किया उसका स्वागत करते हैं। अब स्वागत करते हैं इसलिए कि उनको जमशेदपुर के पूर्वी की जनता की भावनाओं को शायद ध्यान नहीं हो और उसी का वजह आप देख रहे हैं कि आप हमारे आज इस बैठक में देखें हजारों की संख्या में जो माताएं, बहनें, बुजुर्ग साथी, युवा साथी आए, उनका एक मन में पीड़ा था
कि जमशेदपुर के पूर्वी के कार्यकर्ताओं का बातों को ध्यान नहीं रखा गया और उसमें कहीं न कहीं ऐसे कैंडिडेट को लाया गया जिसमें कि परिवारवाद की बू आ रही है और उसी का सभी लोग मन में जो पीड़ा था वो पीड़ा लेकर यहाँ पर आए और सबका एक मत से ये हुआ कि आप चुनाव में आप जाएं। आज उसी के नियमित हम सभी लोग एक बड़ी बैठक किए और सभी लोग ये निष्कर्ष पे पहुँचे कि आपका जनता का जो प्यार स्नेह है जो यहाँ की जनता का, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम सभी लोग इस बार 2024 के चुनाव में हम लोग चुनाव में जाने की तैयारी कर रहे हैं। लगभग ये तैयारी पूरी हो चुकी है। और सरायकेला मंडल कारा में रविवार देर रात जिला प्रशासन द्वारा औचक छापेमारी की गई। औचक छापेमारी करने से जेल में हड़कंप मच गया। बीती रात पुलिस अधीक्षक मुकेश लोनायत द्वारा जिले के कई चेक पोस्ट का औचक निरीक्षण किया गया। आसन विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर सरायकेला एवं पूर्वी सिंहभूम सीमा पर आदित्यपुर एवं कपाली ओपी अंतर्गत कार्यरत अंतर जिला चेक नाकों का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में उपस्थित पदाधिकारी एवं पुलिस कर्मचारियों को चुनाव को लेकर शराब की तस्करी को रोकने, अवैध नकदी, मादक पदार्थ तथा अवैध हथियार की जब्ती को लेकर चेकनाकों पर विशेष अभियान चलाने के लिए निर्देशित किया गया। वहीं मुसाबनी नंबर 3 स्थित नेताजी सुभाष पार्क में साहित्य संस्कृति संघ के द्वारा इंडियन नेशनल आर्मी दिवस धूमधाम से मनाया गया। साहित्य संस्कृति संघ के द्वारा इंडियन नेशनल आर्मी दिवस पर मुसाबनी नंबर 3 स्थित नेताजी सुभाष पार्क में उनकी मूर्ति पर साहित्य संस्कृति संघ के वरिष्ठ सदस्य कल्पना बोस व उप सचिव रविंद्र घोष, अध्यक्ष डॉक्टर एम पात्रो द्वारा माल्यार्पण, साथ ही संघ के सक्रिय सदस्य गौरव क्रांति गुरु द्वारा आजाद हिंद सेना का ध्वजारोहण करते हुए INA गान के साथ कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया। कार्यक्रम में संघ के अध्यक्ष डॉक्टर एम पात्रो ने कहा कि आज समय है नेताजी के मूल्यों को युवाओं के बीच ले जाने की, ताकि ये सोच हमेशा जीवित रहे। वीरेंद्र नाथ घोष ने कहा कि मुसाबनी में नेताजी जैसे शख्सियत का आना काफी मायने रखता है, हमें उनकी विरासत को संजो कर रखना चाहिए। रवि घोष ने कहा कि युवाओं की भागीदारी इसमें बहुत मायने रखती है। क्रांति गुरु ने कहा कि दुनिया में बहुत कम लोगों ने ही अपनी सरकार बनाई, उसमें से एक नेताजी सुभाष हुए जिनको विश्व के 9 देशों ने समर्थन भी दिया। उसके बाद पुतुल कुंडू ने एक गीत गाया और वीरेंद्र नाथ घोष ने एक घोषणा की कि आगामी 5 दिसंबर को, जिस दिन 1939 को नेताजी मुसाबनी आए थे, इस वर्ष उसे काफी धूमधाम से नेताजी पार्क में मनाया जाएगा। अंत में रविंद्र नाथ घोष ने धन्यवाद ज्ञापन करके कार्यक्रम को समाप्त किया। इसके अलावा कार्यक्रम में पुतुल कुंडू, झरना पाल, अरुण कुमार डे आदि ने हिस्सा लिया। ऐसे कई लोग हैं, जब पूरा देश घूमने का मौका मिला तो ऐसे कई लोग हैं जो आज ही के दिन को स्वतंत्रता दिवस भी मनाते हैं, क्योंकि आज़ादी से पहले 15 अगस्त है। इस दिन ही 21 अक्टूबर को 1943 मणिपुर का जो मैरंग मैदान में हमारे आज़ाद हिंद सरकार का प्रधानमंत्री, आज़ाद हिंद फौज का अधिनायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस आज़ादी का झंडा फहराए थे। हम लोग हर साल नेताजी सुभाष पार्क में इसे याद करते हैं और याद करना बहुत प्रासंगिक है। इसीलिए हमारे सामने आदर्श एक ही है, नेताजी सुभाष, और इसलिए हमने साहित्य संस्कृति संघ की ओर से 21 अक्टूबर को उस नज़र में देखते हैं। आज हम लोग एकत्रित हुए, नेताजी सुभाष के मूर्ति पर माला चढ़ाए, फ्लैग होस्टिंग किया और अब हमारा जो घोषणा है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस मुसाबनी आए थे 5 दिसंबर 1939 को, इसे उस प्रकार का ही मुसाबनी वासियों को याद दिलाने के लिए हम लोग एक उस प्रकार कार्यक्रम इस पार्क में करेंगे। स्कूली बच्चों में शिक्षा के स्तर को सुधारने, मिडिल क्लास से ही बेसिक कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग बनाने के उद्देश्य से टाटा स्टील से सेवानिवृत्त हुए आदित्यपुर निवासी सुरेश शर्मा ने एक नया प्रयास किया है।
बच्चों की क्लास वर्क, होमवर्क, हैंडराइटिंग और बेसिक कॉन्सेप्ट बढ़ाने के उद्देश्य से नए कोचिंग सेंटर की स्थापना की गई है। डिप्लोमा इंजीनियरिंग टाटा स्टील से रिटायर हुए सुरेश शर्मा ने आदित्यपुर MIG 172 में A to Z ट्यूटोरियल क्लासेस की शुरुआत की, जिसका मुख्य उद्देश्य कक्षा 2 से लेकर 8वीं तक के बच्चों में कॉन्सेप्ट क्लियर कर साइंस के प्रति रुझान बढ़ाना है। रविवार को कार्यक्रम आयोजित कर संस्थान का शुभारंभ किया गया, जिसमें मुख्य रूप से आदित्यपुर नगर परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष पुरेंद्र नारायण सिंह शामिल हुए। पुरेंद्र नारायण सिंह ने एक साथ टाटा स्टील में काम करने वाले सहकर्मी रहे सुरेश शर्मा के नए प्रयास पर इन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं दी। मौके पर मौजूद संस्थान के संचालक सुरेश शर्मा, रेखा शर्मा एवं श्रीकांत ने बताया कि ट्यूटोरियल क्लासेस में मिडिल स्कूल से लेकर 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एवं मैथमेटिक्स विषय पढ़ाई जाएंगे। इन्होंने बताया कि वर्तमान समय में मिडिल स्कूल से ही बच्चों में बेसिक कॉन्सेप्ट का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। इसी उद्देश्य से ये खुद बच्चों को पढ़ाएंगे। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में कामकाजी अभिभावक, व्यवसाय से जुड़े लोग बच्चों को केवल ट्यूशन कोचिंग के भरोसे छोड़ देते हैं। ऐसे में उनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता है। एक कोचिंग संस्थान शुरू किया है बच्चों के बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए, खासकर मेरा मकसद है। मैं कोचिंग में जाता था पढ़ाने, 8, 9, 10 के बच्चों को पढ़ाता था। तो मैथमेटिक्स में जब पढ़ाता था तो जोड़ घटाव गुना भाग भी नहीं बच्चों को सही से आता था, बहुत बच्चों को। तो उसी समय से मेरे दिमाग में ये कॉन्सेप्ट आया कि नहीं, कि हम छोटा से लेके उसको हम आगे बढ़ाएंगे। इसलिए हम स्टैंडर्ड 2 से प्रोग्राम किए हैं कि आगे बढ़ाएंगे। 8 तक ऑल सब्जेक्ट्स कवर करेंगे, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम। 8 के बाद साइंस अलग हो जाएगा और बाकी अलग हो जाएगा। 9, 10 में 11, 12 में साइंस अलग और बाकी 8 अलग। इससे पहले गार्जियन को टेंशन मुक्त एजुकेशन, मतलब छोटे क्लास के बच्चों को देना चाहते हैं, इसलिए कि बहुतों को बच्चों को देने के लिए समय नहीं रहता। जो पढ़े लिखे भी माँ बाप वो भी बच्चे के साथ बैठ के नहीं पढ़ा पाते। जो अनपढ़ है उनके लिए तो कोई बात नहीं है, बिजनेसमैन है उनके लिए भी कोई बात नहीं है, और जो नौकरी पेशा है उनके पास भी समय नहीं उतना रहता है। वहीं पोटका उत्क्रमित उच्च विद्यालय जहातू में मरांग बुरु समिति द्वारा 18वां रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़ कर रक्तदान किया। वहीं रक्त का संग्रह जमशेदपुर ब्लड बैंक के अरिजीत सरकार द्वारा किया गया। 152 यूनिट रक्त का संग्रह सोसाइटी द्वारा की गई। इस दौरान अतिथि के रूप में उपस्थित निखिल मंडल ने कहा कि मैं इस विद्यालय से सेवानिवृत्त हुआ हूं और मैंने ही इस रक्तदान शिविर का शुरुआत किया था। इस साल रक्तदान शिविर का ये 18वां वर्ष है और समिति के सतानंद साहू एवं अन्य सहयोगियों की मदद से लगातार रक्तदान शिविर का आयोजन होता आ रहा है। ग्रामीणों को जरूरत के अनुसार रक्त मिलता रहा है, इसलिए शिक्षक को शिक्षा देने के साथ साथ सामाजिक कार्य में भी आगे आना चाहिए, जिससे समाज में एक नए संदेश का संचार हो। वहीं इस दौरान समिति के युवाओं के सराहनीय योगदान से दूर दराज से सैकड़ों युवा रक्तदान करने पहुंचे एवं रक्तदान किया। रक्तदान शिविर मैं इस विद्यालय में, यहाँ तो मध्य विद्यालय में प्रधानाध्यापक था, उस समय प्रारंभ किया रक्तदान शिविर और मैं रिटायर्ड कर गया 12 में। और इस बीच में 7 से आज तक 2007 से till 2024 तक जो रक्तदान शिविर चला रहा है मेरा विद्यालय छोड़ने का बाद भी, उसका श्रेय जाता है मारांग बुरु सोसाइटी और उसका इनिशिएटिव लेने वाला सदानंद साहू के तत्परता से आज भी ब्लड डोनेशन कैंप जहातू उच्च विद्यालय में हो रहा है। इसलिए मैं मारांग बुरु सोसाइटी के तमाम सदस्यों के साथ सदानंद साहू को धन्यवाद देना चाहता हूं और आग्रह करना चाहता हूं कि इसको बंद मत कीजिए, इसको चलाते रहिए ताकि ज़रूरतमंद लोगों को ये ब्लड की कमी नहीं हो। मारांग बुरु सोसाइटी जहातू के कमेटी के द्वारा एक 18वां रक्तदान शिविर का आयोजन था और आज हम लोग 152 यूनिट रक्तदान का संग्रहित किए और बहुत दूर दराज से आए हुए थे। पुआ पिपला पंचायत से,
आपका कुंदरूकोचा गांव से, मतलब कोटा का हर क्षेत्र से, ग्रामीण क्षेत्र से आए और ब्लड ड्राम दिए। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के उस पारे कुछ और खास खबरें, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।